ओके डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सूचना चाहूँगा कि क्या आपने आज रशियन रिवॉल्यूशन पर जो मैटर हमने भेजा था उसको डाउनलोड किया, पढ़ा, कुछ भी पढ़ा या नहीं, डाउनलोड किया या नहीं, ये पहले बताइए। जल्दी हमें इन्फॉर्म करिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। मैक्सिमम यस। ओके, तो आप फुर्ती से डाउनलोड किया करिए ताकि आप पहले से पढ़ के हमारे सामने उपस्थित हों। ज़्यादा नहीं होगा, 4 पेज के करीब होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो मैं आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच बता रहा हूं, आप यही मानकर चलिए, चाहे जो भी सोशल साइंस है, सोशल साइंस में महारत हासिल करने का एक ही साधन है, वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्योंकि आप स्काई द लिमिट, इतना बड़ा सिलेबस है, आप उसको कहां तक इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप मतलब योग्यता हासिल करेंगे। आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी ताकि जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर आप आंसर राइटिंग अच्छे ढंग से कर सके। तो एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो मैं बता रहा हूं, क्या वो आप लोग डेवलप कर पा रहे हो या नहीं? हाँ या ना आप उत्तर दो कि क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप जो मैं तरीके से कर रहा हूं उससे कुछ फर्क पता चल रहा है या नहीं? हाँ या ना? ओके, तो हम लोग अभी पार्ट 4 में हैं। तो पार्ट 4 में है, तो पार्ट 4 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का ये पार्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने कवर किया था पेरिस पीस शांति सम्मेलन, जो कल आपका हो गया, और दूसरा हम लोग कवर कर रहे वो है रूस की क्रांति, और तीसरा हम लोग कवर करेंगे जिसका मैटर संभवतः कल मैं आपको भेजूं, वह है विश्व आर्थिक मंदी। फर्क क्या है? जैसे प्रथम विश्व युद्ध को पूंजीवाद का प्रथम बड़ा संकट माना है लेनिन ने। तो जब भी पूंजीवाद में संकट आता है तो समाजवाद की प्रगति होती है। तो इसी आधार पर तुमने देखा होगा कि जो मैंने मैटर आपको भेजा खंड 4 में, उसको मैंने रूस की क्रांति को पूंजीवाद का प्रथम संकट और विश्व आर्थिक मंदी को पूंजीवाद का दूसरा संकट कहा है। तो ये पेरिस शांति सम्मेलन, रूस की क्रांति और विश्व आर्थिक मंदी, इन तीनों से निकलेगी एक विचारधारा जो होगा फासीवाद और नाजीवाद, और वह यूरोप में एक आक्रामक विदेश नीति को अख्तियार करेगा और अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर घटित होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जाकर हम लोग रुक जाएंगे और तब आपका 5वां पार्ट होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आपको उसके बाद तो सिलेबस के अनुसार 3-4 ही टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे आपका एक टॉपिक कवर करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ, तृतीय विश्व में कैसे शीत युद्ध यूरोप में आरंभ हुआ, किस प्रकार से उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला, कैसे एशिया और अफ्रीका में डिकोलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेश मुक्ति हुई, फिर तृतीय विश्व की अवधारणा कैसे आई। एक तरफ तृतीय विश्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ भी जा रहा है। तृतीय विश्व में जो दोनों महाशक्तियां हैं वो युद्ध का प्रसार भी कर रहे हैं, जिसको शीत युद्ध का प्रसार। तो सिलेबस के अनुसार तो इतना ही। अच्छा, यूएनओ है, वो शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जो लीग ऑफ नेशंस की अगली कड़ी है। तो इतनी चीजें तो हम सिलेबस के अनुसार कवर कर देंगे कि क्वेश्चन इतने एरिया से आ सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने योग्यता दिखाई कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो हम आपको तब 2020 तक लाकर छोड़ेंगे कि चलो देखो ऐसे ऐसे उसके बाद चेंजेज हुआ। उसके बाद जो भी उसी में आपको अभी वर्तमान में आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक एसोसिएशन से लेके वाशिंगटन कंसेंसस, सोवियत रूस का विघटन, वर्तमान विश्व में होने वाले परिवर्तन, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। लेकिन
वो उसमें 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 फिर संक्षिप्त में आपको चर्चा करूंगा, लेकिन संक्षिप्त चर्चा करके आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है तो वर्तमान कंटेक्स्ट तक लाना पड़ेगा ताकि जीएस का सारा द्वार आपका खुल जाए। लेकिन वह तभी संभव होगा जब आप हमें इतना, जितना मैं पार्ट 5 तक करवाऊं, तब तक आप लोग हमें आश्वासन दे दोगे कि हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और हमारी समझ विकसित हो रही है। नहीं तो फिर हमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कम से कम हमको 3 क्लास और लग जाएगा। तो वो आप लोगों के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। मैं उस समय जाके रुक के पूछ लूंगा कि आपका सिलेबस तो समाप्त हो गया। अब अगर आप लोग हमें यह सिद्ध कर दे कि हाँ पीछे हमने इंटीग्रेट कर लिया है, तो हम 3 क्लास का जोखिम मूल्य, उसको मैं मैटर बहुत उसमें अच्छा सा मैटर में दे सकता हूं, तो लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हमको कॉन्टेम्पररी तक लाके छोड़ेगा, जो आपके जीएस के बाकी पार्ट से जोड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि आप लोग वहां तक हमारा साथ दे पाओगे, तभी जब पार्ट 5 तक आप साथ दे पाओगे। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा आते हैं कल के क्वेश्चन। कल मैंने एक होमवर्क दिया, उसको देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। अंकुर, क्या है क्वेश्चन? नीचे 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 और इसको पेशेंट से उनको हटाया क्यों नहीं? Why are you creating backlog? ऊपर आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाइए। Oh, बस why are you creating problem? There is no question. हाँ, yes. पेरिस शांति सम्मेलन को शांति सम्मेलन कहना सर्वथा अनुचित है, परीक्षण कीजिए। आप पहले पूछो मेरे स्टूडेंट से, ये लोग आंसर किया या मेरे हेल्प की आवश्यकता है? पेरिस शांति सम्मेलन को शांति सम्मेलन कहना सर्वथा अनुचित है, परीक्षण कीजिए। लिखे हैं बट हेल्प चाहिए। फिर भी हेल्प चाहिए। कभी तुम लोग, अब कब मुझे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, पहले से राइटिंग में थोड़ा कंफर्टेबल हुए हो या नहीं? पहले से राइटिंग में थोड़ा कंफर्टेबल हुए हो या नहीं? सभी लोगों को करंट में हमारे साथ लेक्चर देखना होगा, हमारे साथ वर्क करना पड़ेगा। पहले से कंफर्टेबल हुए हैं? अच्छा देखो, अब देखो, आपके पास एक कहावत आपने सुनी होगी, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन अब कितना शक्कर तुम जमा कर चुके हो उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे इसको हमको शुरू करने के लिए कहोगे, जब मैं शुरू करूंगा तुमको कहूंगा इतना अच्छी पंक्ति मुझे क्यों नहीं आती, तुम्हें भी आ जाएगी। तुमको थोड़ा सोचो, पढ़ने के बाद एक तो मैंने कहा कॉपी बनाओ जिसमें इंपॉर्टेंट लाइन और शब्द मुहावरे लिखो, और बार बार पढ़ने के बाद उस पर सोचिए। सोचने से फिर ये चीज देखो, यहां पर जैसे हम शुरू कर सकते हैं कि शायद ही, एक मिनट नहीं, हाँ हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन ने अपने नाम के विपरीत परिणाम उत्पन्न किया। अभी तो आप भी लिख सकते हो, परिणाम उत्पन्न किया। शायद ही कोई दूसरे सम्मेलन ने इतनी अशांति पैदा की हो जितनी पेरिस शांति सम्मेलन ने की। चाहे पेरिस शांति सम्मेलन ने की। हाँ। अब देखो, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट है हेनरी किसिंगर, उसका नाम मैंने कई बार आपको बताया। हेनरी किसिंगर ने कहा कि वियना कांग्रेस से पेरिस शांति सम्मेलन की तुलना की। पेरिस शांति सम्मेलन पर उन्होंने भी रिसर्च किया। उन्होंने कहा
कि वियना कांग्रेस इस मामले में व्यवहारिक था कि वियना कांग्रेस में जो इच्छित था का मतलब कि जो आप इच्छा करना चाहते हो, आप समझ रहे हो कि नहीं, जो इच्छित था और जो संभव था उसमें बेहतर सामंजस्य स्थापित किया गया था। कांग्रेस ऑफ वियना ट्राइड टू स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन व्हाट वाज डिजायर्ड एंड व्हाट कुड बी अचीव्ड। मतलब जो हम इच्छा तो बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा महल हो जाए, लेकिन इच्छा करने से क्या होगी, संभव है कि नहीं। तो जो वियना कांग्रेस ने वही इच्छा की जो संभव था, और पेरिस शांति सम्मेलन ने इच्छा और संभव में संबंध तोड़ दिया। तो इतना तो क्लिष्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, तुमको यह कर सकते हो कि पेरिस शांति सम्मेलन की तुलना में, वियना कांग्रेस की तुलना में वियना कांग्रेस की तुलना में अब मैं बोल देता हूं, टाइम मुझे बहुत लग जाएगा, तुलना में इसका दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहा, इसीलिए इसका प्रबंधन बहुत ही अल्पकालिक सिद्ध हुआ, मतलब बहुत ही सीमित काल तक रहा। अब पर आप चेंज कर सकते हो, चेंज करके तुम बताओगे कि कहा जाता है कि यूरोप में इसने एक, मतलब पेरिस शांति सम्मेलन, यूरोप में पेरिस शांति सम्मेलन ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच कड़ी का काम किया। इस सम्मेलन ने प्रथम विश्व युद्ध की गलतियों को सुधारने के बजाय और इसके निर्णय और भी गलत सिद्ध हुए, जिस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ। अब वहां पर उदाहरण देते हो, जैसे उदाहरण के लिए कि बताओगे कि उदाहरण के लिए पराजित पक्ष के साथ बड़ी कठोर व्यवहार करना, वार्साई की संधि में जर्मनी को अपमानित करना। उसी प्रकार से गुप्त संधियों के माध्यम से कुछ राष्ट्रों को, इटली और जापान जैसे राष्ट्रों को असंतुष्ट कर देना। और फिर बताओगे कि लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रसंघ के शांति के प्रयास को कमजोर करना। तो इस कारण से आगे द्वितीय विश्व युद्ध पैदा हुआ। इसलिए यूरोप में इसने 31 वर्ष के युद्ध को पैदा किया, और वही पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र के लोगों को अरब राष्ट्रवाद के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में इसने 100 वर्षों के युद्ध को जन्म दिया। ऐसा करके दे दो, एक पैराग्राफ में आप यूरोप की समस्या बता दो, या पॉइंट भी कर सकते हो, तो एक एक मुद्दा बता दो कि पराजित पक्ष के साथ कठोर व्यवहार करना, अरब राष्ट्रवाद को धोखा देना, गुप्त संधियों के माध्यम से इटली और जापान को असंतुष्ट करना, राष्ट्रसंघ को कमजोर करना, ऐसा पॉइंट बना के दे दो। और इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ। तो यही आपका क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो हम लोग रूस की क्रांति पर बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मानो प्रथम विश्व युद्ध को आप कहते हो पूंजीवाद का बड़ा संकट। पूंजीवाद का प्रथम बड़ा संकट। अब यहां पर बताओगे रूस की क्रांति। आप रूस की क्रांति का मैटर बहुत क्लियर है पढ़ने में, जैसे ब्लॉक में जो शुरू में दिया है उसमें मैंने लेनिन की विचारधारा को डील किया है। देखो, कार्ल मार्क्स तो इतिहास में संयोग ऐसा हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। संयोग क्या, उसकी वो कुछ चीजों को नहीं समझ पाया। क्या कल का मैटर कहां बचा हुआ था? कल तो मैंने फिनिश कर दिया। मैंने कहा था कि यही तो मैंने कहा था कि इसका तो उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। आगे का मतलब है कि मैंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय साम्राज्य को समाप्त तो नहीं कर सका, परंतु साम्राज्यवाद के ताबूत में पहले की लवस ठोक दी। कुर्द आंदोलन, अच्छा हाँ, मैंने बताना था ना। हाँ नहीं, कुर्द आंदोलन तो बता चुके थे मैं। कुर्द आंदोलन तो मैंने बता चुका था, यही बताया था ना आपको। मैंने बताया था कि देखो, जैसे अरब राष्ट्रवाद, तो जब एक तो अरब राष्ट्रवाद के साथ विश्वासघात हुआ, तो आप जानते हो कि कैसे हुसैन और फैसल के मिसयूज किया गया। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अरब राष्ट्र को 6 भागों में बांटकर जब आपस में जब उन्होंने ऐसे उन्होंने
फ्रांस और ब्रिटेन के मैंडेट में रख दिया, उस समय भी ये बात उठी कुर्द को कि आपने जो पूरे क्षेत्र को अरब लोगों को आश्वासन दिया है, तो हम कुर्द कहां जाएंगे, हमारा राष्ट्र कहां जाएगा। तो कुर्द लोगों ने मांग की कि भाई अरब लोगों को आप पहचान दे रहे हो, तो हम कुर्दों को क्यों दबा रहे हो, हमें भी पहचान दो। और मैं बताऊं कुर्द के बारे में, कुर्द पहले दो देशों में थे, दो देशों में, एक ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत, दूसरा ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत, क्योंकि ईरान पहले से ही ओरिजिनल साम्राज्य था। और जब ऑटोमन साम्राज्य, जब आप देखते हो कि अरब क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और जो पेरिस शांति सम्मेलन में जो अरब क्षेत्र को अलग किया करके, जो एक अरब क्षेत्र को अलग किया गया और फिर अरब क्षेत्र को भी बांट दिया गया, तो कुछ कुर्द रह गए ऑटोमन साम्राज्य में, और कुछ जब तुर्की में रह गए, ऑटोमन साम्राज्य तो खत्म हो गया अरब क्षेत्र अलग होने के बाद, तो कुछ तुर्क रह गए तुर्की में, कुछ कुर्द रह गए तुर्की में, और कुछ कुर्द ईरान में थे पहले से ही, और कुछ कुर्द आ गए जो नया सृजन हुआ इराक तो नया सृजन हुआ, तो कुछ कुर्द आ गए इराक में, कुछ टर्की में देखो कुर्द रह गए, और कुछ रह गए हैं, कुछ इराक में आ गए, और कुछ कुर्द सीरिया में आ गए। तो कुछ इराक, कुछ सीरिया, कुछ तुर्की और कुछ ईरान, और 4 देशों में कुर्द है। तो ये कुर्द लोग मांग कर रहे हैं कि हम पूरी क्षेत्रों के कुर्द को मिलाकर एक पृथक कुर्दिस्तान को जन्म दीजिए। अब यही समस्या आज वर्तमान में कुर्दिस्तान की समस्या है, पता है आपको। जैसे जब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जब इराक पर हमला किया, तो इराक में 2003 में दूसरा इराक हुआ जिसको बोलते हैं, तो सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। तो सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया और वहां पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और अपना एक पिट्ठू सरकार बना लिया था। लेकिन 2009 में जब बराक ओबामा ने निर्णय लिया कि अब इराक को खाली करेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो निर्णय लिया कि इराक को खाली करेंगे, तो उसने क्या किया कि इराक में जनसंख्या ऐसे था कि 20% सुन्नी थे और 20% कुर्द थे और 60% शिया थे। तो सद्दाम हुसैन सुन्नी था, लेकिन 20% सुन्नी होके वो 60% शिया और 20% कुर्द को दबाकर शासन कर रहा था। अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को हटा दिया, तो उसने क्या किया कि एक तो सत्ता शिया के हाथ में चली गई, और दूसरा कुर्द लोगों को ऑटोनॉमी देने के लिए यूएसए ने एक पृथक एक रीजन बना दिया, कुर्द ऑटोनोमस रीजन इराक में। यह कह के यूएसए चला गया। जहां इराक के कुर्दों को ऑटोनॉमी मिली, तो ईरान के कुर्द में भी हलचल आ गई। सीरिया के कुर्द में तो एक सुविधा यह है कि सीरिया में कोई सुन्नी शासन नहीं है, वहां पर एक अलवाइट है बशर उल असद जो शिया का ही ब्रांच है, और वहां पर सुन्नियों से जो संघर्ष बशर उल असद का हो रहा है कई राष्ट्रों से, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें कुर्द भी उसकी सहायता करे। तो कुर्द तो सीरिया के कुर्द तो खैर मैनेज हो गए, सबसे समस्या पैदा करें तुर्की के कुर्द। तो वहां जो एर्दोआन की सरकार है, रिसेप तैयप एर्दोआन की, वो कुर्दों का दमन तुर्की में कर रही है, वो कुर्दों से परेशान है। तो आज कुर्द की समस्या पश्चिम एशिया की बड़ी समस्या है, और ये कुर्द की समस्या भी उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अरब राष्ट्र की बात हो रही थी, उसी समय कुर्द राष्ट्र की भी मांग उठी थी और एक पृथक कुर्दिस्तान की मांग उठाई गई। आज कुर्द 4 राष्ट्रों में है, तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया, और वो एक अभी भी सपना देख रहे हैं कि हम चारों अपने अपने भूभाग को मिलाकर हम एक पृथक कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो अंकुर जरा पूछिए कि समझा पाए हम इनको। क्या कर रहे हो? फिलिस्तीन वाला भी मैटर, कल आपने कहा था कि 20 मिनट लगेगा मुझे। ओह हाँ, मैं स्टूडेंट्स पॉसिबली फॉरगॉटन। अंकुर तुम भी याद रखना, सही बोले। तो पहले कुर्दिस्तान में ओके करो, तो मैं पैलेस्टाइन भी समझा देता हूं। ओके है। अब चलिए फिलिस्तीनी में मैं चलता हूं। फिलिस्तीनी में तो कल मैंने आपको बताया था कि
जैसे दो समझौता तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ याद होगा। एक समझौता मैंने आपको बताया हुआ है साइक्स-पिकोट समझौता, दूसरा महमूद हुसैन समझौता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हुआ ऐसा कि पहले उन्होंने वादा किया था कि हम एक पृथक अरब राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बाद में उसको कई टुकड़ों में बांट दिया, सीरिया को अलग कर दिया और सीरिया और लेबनान को फ्रांस के संरक्षण में रख दिया। इराक में फैसल को शासक बनाया, लेकिन उस इराक पर पकड़ ब्रिटेन की बनी रही 1932 तक। और हिजाज एक क्षेत्र था, वह हिजाज जो अब वर्तमान में सऊदी अरेबिया है, जैसे आप इसको देखिए, देखिए ये है। तो यहां पर क्या है कि ये आप देख रहे हो, वो पहले उन्होंने वादा ये किया था कि हम ये पूरा क्षेत्र, ये देख रहे हो ना, ये पूरा क्षेत्र अरब क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र को मिला के एक राष्ट्र बनाएंगे। बाद में क्या किया, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट में पहले ब्रिटेन और फ्रांस को आपस में बांटना है। तो ये जो सऊदी अरेबिया तुम देख रहे हो, उसका पहले का नाम था हिजाज। तो हिजाज रख दिया उन्होंने हुसैन, वही हुसैन जो ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का था, उसको हिजाज का शासक बना दिया। लेकिन जो हुसैन था वो ब्रिटेन के ही देखरेख में काम करता था। और एक क्षेत्र इराक अलग किया और इराक में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया फैसल, हुसैन के बेटे फैसल को वहां का शासक बना दिया, परंतु वहां पर भी ब्रिटेन का दबदबा रख दिया गया। और तीसरा है ट्रांस जॉर्डन। तो ट्रांस जॉर्डन में शासक बना दिया अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला था फैसल का छोटा भाई, परंतु यहां भी ब्रिटेन का दबदबा बना रहा। और सीरिया है, और सीरिया के बगल में ये लेबनान है। तो सीरिया और लेबनान को उसने मिलाकर, और वो सीरिया और लेबनान को रख दिया फ्रांस के संरक्षण में। और जो ये फिलिस्तीनी क्षेत्र है, फिलिस्तीनी को ब्रिटिश संरक्षण में रख दिया गया। देखो, इराक, हिजाज और ट्रांस जॉर्डन पर ब्रिटेन का अप्रत्यक्ष या इनफॉर्मल नियंत्रण था, और फॉर्मल नियंत्रण फिलिस्तीनी क्षेत्र में ब्रिटेन को दे दिया गया। फिलिस्तीनी क्षेत्र को ब्रिटेन के संरक्षण में दे दिया गया, और सीरिया और लेबनान को फ्रांस के संरक्षण में दे दिया गया। मैटर में मैंने लिख के दिया हुआ है, मैं उसी लाइन पर आपको मैटर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से एक तरह से बंदर बांट कर लिया अरब क्षेत्र को। अब देखिए, अब उसमें समस्या, यही जो हिजाज है वही बना है सऊदी अरेबिया 1932 में। ध्यान रखना है, यही हिजाज 1932 में सऊदी अरेबिया बनेगा। और 1932 में इराक व्यावहारिक रूप में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाएगा, और 1941 में सीरिया और लेबनान फ्रांस से स्वतंत्र हो जाएगा। कितना टेम्परेचर है? 24। हाँ। और इधर जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन ब्रिटेन के नियंत्रण में था। उसी में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे जो यहूदी है, वो यहूदी बहुत पहले से एक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, और 19वीं सदी के अंत तक एक उन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट खड़ा कर दिया था। जियोनिस्ट मूवमेंट कहते हैं हिंदी में यहूदीवादी आंदोलन, जिसमें कहना था कि दुनिया के यहूदियों के लिए हमको एक राष्ट्र, पृथक राष्ट्र चाहिए। तो 19वीं सदी के अंत से वो अपना एक ऑल ज्यूज कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें ज्यूजों का, जो ज्यूज है उनका डायस्पोरा वर्ग का मतलब होता है कि धनी मानी जो उसमें क्लास होता है, उस धनी मानी क्लास को डायस्पोरा क्लास कहते हैं। तो जो ज्यूज का डायस्पोरा था, उस डायस्पोरा को उन्होंने संरक्षण देना एक तरीके से शुरू कर दिया था। डायस्पोरा को उन्होंने संरक्षण दिया। तो एक तरह से जो ज्यूज का डायस्पोरा है वो अपना आंदोलन को संरक्षण दे रहा था। तो उन लोग सपना देखा हुआ था कि हम फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपना राष्ट्र बनाएंगे। तो आप कहोगे कि भाई यहूदी भी क्या करते, क्योंकि दुनिया के बाकी क्षेत्रों में वो धक्के खा रहे थे, आपका के मन में यही होगा। और विशेषकर यहूदियों के साथ एक समस्या क्या थी कि वो एक बहुत सफल व्यवसायी थे। तो सफल व्यवसायी होने के नाते जिन देशों में जाते थे, उन व्यापारियों को व्यापार से हटा देते थे। तो वहां के जो व्यापारी थे वो डर जाते थे, अपनी सरकार पर दबाव डालते थे कि जो यहूदी हैं उनको नियंत्रित करिए। तो उनकी सरकार यहूदियों के साथ भेदभाव करती थी, तो यहूदियों को चूहता था। अब वो अपने राष्ट्र की बात कर रहे थे। तो अब सवाल है कि यह सही है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र से वो गए थे। पहले यहूदी मेसोपोटामिया में थे, अब्राहम जो उनके प्रॉफिट थे वो फिलिस्तीनी में लाए थे, मैंने आपको बताया था।
और जब रोमन साम्राज्य ने जब यहूदियों को वहां प्रताड़ित करना शुरू किया तो यहूदी इधर उधर बहुत, कुछ तो फिलिस्तीन में रहे और बाकी इधर उधर भाग गए, तो बहुत यूरोप में चले गए, कुछ अमेरिका भी चले गए। इस तरह से चारों तरफ वो बट गए थे। जिन देशों में जाते थे उनको डिस्क्रिमिनेशन मिलता था, तो वो कष्ट में अपने को महसूस करते थे और चाहते थे कि हमें एक राष्ट्र मिले। अब ये सही या गलत है मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि देखो, अब हर नस्ल के लोग और हर रेशियल ग्रुप या हर अगर इस तरह के कल्चरल ग्रुप अब एक अलग राष्ट्र मांगेंगे। जैसे आप होटल में सभी लोग जाओगे, कहोगे भाई हमें एक अलग कमरा चाहिए, और लोगों की संख्या ज्यादा है तो कमरा कैसे मिलेगी? तो डॉर्मेट्री में भी तो गुजारा करना पड़ता है कि 10-12 लोग को एक ही हॉल में सुला दिया जाता है। वही बात राष्ट्र की है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग कल्चर ग्रुप कहेंगे भाई हम राष्ट्र बनना चाहेंगे, तो आपको राष्ट्र कैसे मिलेगा? आपको मिलजुल के रहना है डॉर्मेट्री टाइप से, लिव एंड लेट लिव। तो यहूदियों का कहना था कि हम राष्ट्र, और फिलिस्तीनी एक लंबे 7वीं सदी से ही फिलिस्तीनी उस क्षेत्र में रह रहे थे, तो अब उनको विस्थापित करके यहूदियों को बसाना ये संभव नहीं था। अब इतिहास इतनी, अब मॉडर्न नेशन को आप ओल्ड कार्टोग्राफी पर तो नहीं आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप कहोगे भाई मुगल चले जाएं बल्ख और बुखारा फिर लौट के, तो फिर कजाकिस्तान को आपत्ति हो जाएगी जो वहां पर ऑलरेडी है, वहां के जो नेटिव लोग हैं। तो दुनिया में लोगों का इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, बहुत सारे लोग हैं माइग्रेट करके दूसरी तरफ गए। अब जो जहां गए अगर लौटना चाहेंगे तो कितनी समस्याएं होगी। लेकिन यहूदियों को जीत थी कि हमें फिलिस्तीनी में अपना राष्ट्र चाहिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यहूदी तो बहुत धनी थे, बहुत रिच, तो ब्रिटेन को कुछ पैसों की जरूरत हुई, रिसोर्सेस की, तो ब्रिटेन ने यहूदियों को, यहूदी जो लॉबी है उसको कहा कि भाई कुछ पेमेंट वगैरह करिए, कुछ पैसे वैसे लाइए। तो यहूदियों ने कहा कि देखिए हम पैसे तो देंगे, हमारे पास है और हम देंगे, हम सक्षम भी हैं, आपको आर्थिक सहायता इस युद्ध में करेंगे, लेकिन आप बदले में हमें राष्ट्र देने का आश्वासन दीजिए कि फिलिस्तीनी में आप हमें एक राष्ट्र देंगे। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन ने देखो दो गलतियां, दो तो ऑलरेडी उसने रायता फैला ही दिया था। एक तो उसने हसन माहौन एग्रीमेंट कर लिया था, दूसरा उसने सैक्स पिकॉट एग्रीमेंट कर लिया था। देखो तीसरी इसकी शैतानी देखो, इसने क्या किया कि बाल्फोर एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने बाल्फोर घोषणा 1917 में ले आई, बाल्फोर घोषणा। और ये बाल्फोर घोषणा में यह था कि ब्रिटिश अधिकारी था एक बाल्फोर, वो घोषणा लाई, उसमें था कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को एक राष्ट्र दिया जाएगा। ये 1917 में घोषणा आई, तब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र ब्रिटेन के संरक्षण में नहीं आया था, परंतु अब 1921 में उस संरक्षण में आ गया। क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन ने फिलिस्तीनी क्षेत्र को ब्रिटिश संरक्षण में दे दिया, तो ब्रिटेन ने आराम से फिलिस्तीनी क्षेत्र को यहूदियों के लिए खोल दिया। अब दूर दराज से जो यहूदी थे वो यहूदी आने लगे फिलिस्तीनी क्षेत्र में, तो आने लगे। और वो पहले उन्होंने क्या चालाकी की, वो क्षेत्र, वहां तो पेट्रोलियम का भी कोई भंडार नहीं था, आप जानते हो, और वो मरुस्थलीय क्षेत्र था, डेजर्ट रीजन, और उसको बहुत पैसा देके लैंड खरीदने लगे। उनके पास पैसों की तो कमी नहीं थी। फिलिस्तीनी क्षेत्र को लग रहा था कि फिलिस्तीनी लोगों को कि आहा चारों तरफ से धन की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। उनको गेम प्लान कुछ समझ में आया नहीं, उधारा अंधाधुंध अपनी जमीनों की बिक्री कर दी और फिलिस्तीनियों ने उन जमीनों को खरीद के बसना शुरू किया। जब तक उनको समझ में आता तब तक फिलिस्तीनियों की अच्छी खासी जनसंख्या बस गई। और चूंकि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटिश संरक्षण में था तो ये सारा काम ब्रिटिश मिली भगत से हुआ। अब जब यह पता चला फिलिस्तीनियों को कि अच्छी खासी यहूदी जनसंख्या बस गई, तो फिलिस्तीनी काफी नाराज हुए। उनसे भी अधिक नाराज अरब क्षेत्र के बाकी देश हुए, क्योंकि फिलिस्तीनी को अपना वो भाई बिरादर समझते थे। तो उनका कहना था कि भाई आपने यहूदियों को फिलिस्तीनियों के मत्थे क्यों थोपा। अब ब्रिटेन बहुत बैकफुट पर आ गया, क्योंकि देखो ब्रिटेन का क्या था कि जैसे ये जो पूरा अरब क्षेत्र और वेस्ट एशिया देखते हो, स्वेज नहर संकट से पहले वहां पर ब्रिटिश वर्चस्व था। संयुक्त राज्य अमेरिका का वहां पर उसमें वर्चस्व नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व बना है स्वेज संकट के बाद। अब ये स्वेज नहर संकट क्या था, कैसे वर्चस्व बना, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी जब आगे मैं आपको स्वेज नहर संकट समझाऊंगा। तब मैं ये बात भी आपको याद दिलाऊंगा
लेकिन मुझे केवल एक ही डर है और आप लोगों से एक ही आश्वासन चाहिए कि आगे जब मैं इसकी चर्चा करेंगे तो आप विश्वास दिलाएंगे कि हां हमें याद है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे आप भूलते जाएं, तब तो हमारी पूरी योजना ही ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है। अब मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करूंगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि अंकुर के माध्यम से, कि आप में से कितने लोग सोचने वाला प्राणी बन चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे खासे लोग हां कहेंगे, क्योंकि टॉपिक से टॉपिक अगर हमारा लिंक बनता है, एक स्कॉलर एक लेमैन में क्या फर्क है? यही फर्क है कि स्कॉलर के सामने पूरी तस्वीर होती है और एक लेमैन वो अकेला तथ्य पढ़ता है, जो तथ्य उसका नहीं रह जाता। ना तुम कहीं ओपिनियन दे सकते हो, ना कहीं लिख सकते हो, ना कहीं कोई विचार दे सकते हो। भाई ऐसे पढ़ाई से फायदा क्या है? पहले तो पढ़ाई को एंजॉय करिए और फिर लिंक करके एक कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करिए, और हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से कोशिश करिए। तो जो बाल्फोर घोषणा आई 1917 में, तो उसके आधार पर यहूदियों को बसा दिया। जब अरब क्षेत्र के लोगों को पता चला, जब ब्रिटेन को लगे वो भला बुरा कहने, तो ब्रिटेन पड़ गया बहुत चक्कर में, क्योंकि देखो ब्रिटेन का वो पूरा एरिया था और वह कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को, अरब क्षेत्र को अपना क्लाइंट स्टेट मानता था। और इंडिया में पार्टीशन का जो प्रोसेस 1947 में चल रहा था, तो जानबूझ के जिन्ना को, मतलब ब्रिटिश ने जिन्ना के को थोड़ा फेवर किया ताकि हमारे अरब क्लाइंट खुश हों। अब वही अरब क्लाइंट नाराज हो गए थे, ब्रिटिश को लेने के देने पड़ गए। तो ब्रिटिश को लगा कि अब ये मामला बिगड़ रहा है, तो उसने ये मामला यूएनओ में डाल दिया कि यूएनओ निर्णय ले यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बारे में, स्वयं निकल लिया वहां से, फिलिस्तीनी क्षेत्र से। अब ब्रिटेन जिस समय निकला और ये मामला यूएनओ को गया, तो देखो अब यूएनओ की पैदाइशी के बाद ही यूएनओ ने पहली गलती की। दो गलतियां यूएनओ पैदा होने के बाद की, जो एक उसकी एक निष्पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको धक्का पहुंचा, क्योंकि 1947 में उसने कश्मीर पर अपना निर्णय दिया, वर्डिक्ट दिया, और 1947-48 में ही 1948 में उसने फिलिस्तीनी पर अपना वर्डिक्ट दिया। और ये दोनों वर्डिक्ट उसके पक्षपातपूर्ण थे। वो ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में दिया था। कश्मीर के मुद्दे पर उसने पाकिस्तान को फेवर किया था, और उस मुद्दे पर उसने यहूदियों को फेवर कर दिया। मतलब उसने कहा कि अरब क्षेत्र को दो भागों में, फिलिस्तीनी क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया, और 65% भाग उसने फिलिस्तीनियों को दिया और 35% यहूदियों को दिया। 65% फिलिस्तीनियों को और 35% यहूदियों को। तो भाई यहूदी तो उससे ही खुश हो गए, 9 नगद 13 उधार, अरे जो मिल रहा है बहुत है। यहूदी तो अपना 35% पकड़ा, अपना एक इजराइल राष्ट्र बना लिया और प्रणाम करके बाकी देशों से आशीर्वाद प्राप्त किया कि देखिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम अपना राष्ट्र शुरू कर रहे हैं। उसकी तो बांछी खिल गई, वो भी उसको बहुत मिल गया। इंडिया ने भी उसको मान्यता दे दी। हालांकि इंडिया ने अपना वहां दूतावास नहीं बनाया, राजनयिक संबंध विकसित नहीं किए। इंडिया फिलिस्तीनियों से राजनयिक संबंध विकसित किया 1992 में, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। पहले इंडिया, चूंकि फिलिस्तीनियों को बुरा लगेगा ऐसा सोच के इंडिया उसमें हिस्सा नहीं लिया था। साउंड ठीक है ना? तो इस तरह से वो बात हो गई। तो लेकिन यहूदी ने रिजेक्ट कर दिया, अरब क्षेत्र के अरब राष्ट्रों ने रिजेक्ट कर दिया, और 1948 में अरब राष्ट्रों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। अब पूरी दुनिया सन्न रह गई। मैं स्टूडेंट्स, इतना छोटा सा क्षेत्र इजराइल, उसने सारे अरब राष्ट्रों के संगठन को हरा दिया। मतलब अचंभित लोग रह गए कि ऐसा भी मिरेकल हो सकता है। अमेरिकी हथियार उसको मिल ही चुके थे, और यहूदी लोग पूरी दुनिया में बहुत डेवलप्ड रेस माना जाता है, हरा दिया। तो हराने के बाद तो कुछ मिला। उसके बाद तुम देखो फिर 1967 का वॉर हुआ, 1967 में, 1973 में। आज नौबत यह है कि 65% भूभाग पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, और प्रैक्टिकली अब फिलिस्तीनियों का 35% बचा है, और फिलिस्तीनियों को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है, दबा के रखा हुआ है। और फिलिस्तीनी चाहते हैं कि 35% भूभाग पर ही हम अपना एक राष्ट्र बनाए, फिलिस्तीनी राष्ट्र,
तो जो वो मामला यूएनओ में डालते हैं तो अमेरिकन जो यहूदी के पक्ष यूएसए चूंकि अमेरिका यहूदियों का, क्योंकि यहूदी 80% तो यहूदी अमेरिका 3% यहूदी है अमेरिका में, लेकिन 80% रिसोर्सेज उन्हीं के पास है। तो अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट यहूदी विरोधी काम नहीं कर सकता। बराक ओबामा को जाना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप आया यूएसए में, क्यों? यहूदी लॉबी ही उसको लाया। क्योंकि बराक ओबामा बाद में इंसाफ की बात करने लगा था, क्योंकि जेरूसलम में जबरन यहूदी पूर्वी जेरूसलम में अपने बस्तियां बसा रहे थे, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपने यहूदी को बसा रहे थे। तो इस पर बराक ओबामा ने ऑब्जेक्शन किया, तो बराक ओबामा से नाराज हो गई यहूदी लॉबी, और उसने उनका जो अगला उत्तराधिकारी बिल क्लिंटन था, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको हरा दिया, और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि प्रो यहूदी खुलकर था और सिरफिरा था, वैसे पागल प्रेसिडेंट को ला दिया। तो आप समझ सकते हो कि जो उस तरह का जो सिरफिरा प्रेसिडेंट है, उस सिरफिरा प्रेसिडेंट को ला दिया। अब जो देखिए अमेरिकन इतिहास में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसके लिए स्वतंत्रता के समय से पूरे अमेरिकी लोगों को लज्जित होना पड़ रहा है कि उसका स्टेट कैपिटल पर जिस तरह से पब्लिक घुस कर, मान लीजिए चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी इंडिया में नहीं किया कि कोई सरकार हार जाए और उसके बाद कहे हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप था, वो यहूदी लॉबी के द्वारा ही लाया गया था। तो इस तरह से तो अब क्या है नौबत कि फिलिस्तीनी जिस समय जाता है यूएनओ में अपने राष्ट्र के लिए, तो उसको अमेरिका वीटो कर देता है, और फिलिस्तीनी का वो भी 35% पर अपना राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। और पूरी दुनिया फिलिस्तीनी से सहानुभूति रखती है, क्योंकि बहुत पीड़ित है यहूदी, अब उनको बहुत सता रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति है। तो क्या मैं आपको समझा पाया? अंकुर मेरे स्टूडेंट से जरा पूछिए, आर दे ओके? ये समझ पाए? प्लीज इन्फॉर्म मी। मैक्सिमम यस। अब इसमें जो कुछ नो भी हैं, तो उस नो का मेरे पास जवाब नहीं है। आपको मैटर रखा हुआ है इस पर, जिस मैटर में बिल्कुल उसी लाइन पर मैं पढ़ाता हूं जिस लाइन पर मैटर देता हूं, और फिर मैं क्लास में आप लोगों को जद्दोजहद करके समझाता हूं। तो नो वाले कौन है वो जरा सामने आए कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। आप मैटर पढ़िए, क्लास में रेगुलर रहिए, आपको हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट कर सकेंगे, लिखना सीख सकेंगे, सोचना सीख सकेंगे, तो वो हमारा वही लक्ष्य है। तो अब आते हैं रूस की क्रांति पर। तो मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध को बोलते हैं पूंजीवाद का प्रथम बड़ा संकट। और पूंजीवाद का जो प्रथम बड़ा संकट होता है तब होती है रूसी क्रांति। ओके, अब आप लोग देखते हो यह है रूसी क्रांति। अब मैं स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता पहली बात कि मैंने जो ब्लॉक में आपको रूसी क्रांति में दिया है, पता नहीं आज कौन कौन पढ़ा है, डाउनलोड तो आप लोगों ने किया होगा, अब पढ़ कितना पाए होगा आई डोंट नो। तो अब आप अगर रूसी क्रांति पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि पहले मैंने ब्लॉक में दिया हुआ है लेनिन का विचार, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो घोषणा की थी, कार्ल मार्क्स ने घोषणा की थी कि सर्वहारा क्रांति वहां होगी जो सबसे औद्योगिकृत देश होगा, जहां औद्योगिकरण सबसे ज्यादा होगा। लेकिन वहां हुआ नहीं वो क्रांति, उसके अनुसार ब्रिटेन में होनी चाहिए थी, जर्मनी में नहीं हुई। तो एक मार्क्स निराश होकर मरा। तो लेनिन ने जो बाद में उसकी व्याख्या की, जो मैंने पीछे आपको साम्राज्यवाद वाले टॉपिक में बताया है, कि लेनिन ने एक निबंध लिखा, एक ऐसे लिखा, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। तो लेनिन ने इसकी व्याख्या अलग दी। लेनिन ने कहा कि देखिए कार्ल मार्क्स गलत नहीं था, कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अनुकूलन की शक्ति को नहीं समझ पाया। मतलब पूंजीवाद अपना व्यवहार बदल लेगा और
श्रमिकों को रिझाने में कामयाब हो जाएगा, उन्हें क्रांति के रास्ते से हटा लेगा, इस बात का अंदाजा मार्क्स को नहीं था। लेनिन का कहना था कि बाद में पूंजीपतियों ने बड़ी चालाकी की। जब उन्होंने देखा कि भाई अब वर्ग जो श्रमिक है वो सड़क पर आ जाएंगे और सर्वहारा क्रांति हो जाएगी कार्ल मार्क्स के शब्दों में, तो उसने क्या किया कि अपने श्रमिकों का शोषण कुछ काल के लिए बंद कर दिया और बदले में वे चले गए अपने अपने उपनिवेश में। और अपने उपनिवेश में जो उपनिवेश के लोग थे उनका शोषण करना शुरू किया। तो देखो, लेनिन ने एक बात और भी कही है। उपनिवेश के लोगों को उसने क्या कहा है पता है? उपनिवेश के लोगों को उसने कहा है नए सर्वहारा, न्यू प्रोलेटेरिएट। अब ये चीज लेनिन को थोड़ा अलग बनाती है, क्योंकि लेनिन को कहीं ना कहीं वह जोड़ देती है उपनिवेश के लोगों से। जैसे लेनिन का जो कहना है तो उपनिवेश के लोगों से कहीं ना कहीं वो लेनिन को जोड़ देता है, क्योंकि उपनिवेश के लोगों को नए सर्वहारा कह डालता है। तो उपनिवेश के लोगों से सिंपैथी कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म को, कार्ल मार्क्स तो बाकी दुनिया के देशों के बारे में उतना सपोर्ट नहीं किया था जो लेनिन, तो लेनिन को ज्यादा सपोर्ट दुनिया में मिलेगा, क्योंकि वो नए सर्वहारा कहता है, उपनिवेश में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और उसने कहा कि उपनिवेश से जो धन लूट कर लाए उस धन का कुछ भाग वो अपने श्रमिकों पर खर्च करने लगे। तो उनके श्रमिकों पर जब धन का कुछ भाग खर्च किया तो श्रमिक क्रांति से हट गए और क्रांति टल गई। क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवा जंजीरों के, और यहां तो अब मजदूरों के पास ऐश करने के लिए इतनी सामग्रियां हो गई, सुविधाएं हो गई, उनका जीवन स्तर थोड़ा सुधरने लगा, क्यों क्रांति को जाएंगे। लेकिन लेनिन ने उनको चेताया, कहा कि आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये जो साम्राज्यवाद का चरण है वो पूंजीवाद के विनाश का चरण है। क्योंकि पूंजीवाद जब साम्राज्यवाद के चरण में पहुंचेगा तो विभिन्न जो पूंजीवादी शक्तियां हैं उनमें परस्पर, थोड़ा सा एक पॉइंट कम करो, ठंडा क्यों ना, जो अब ज्यादा बढ़ाओ, मतलब 25, हाँ, पूंजीवाद उनको ये है कि भाई ये जो साम्राज्यवाद का चरण होगा वहां पर जाकर जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद बहुत आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि साम्राज्य का निर्माण करेगा। तो विभिन्न जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उनके बीच परस्पर टकराहट होगी। उनका कहना है कि ये साम्राज्यवादी शक्तियों में परस्पर टकराहट होगी। तो जब परस्पर उनके बीच टकराहट होगी, ये क्या करना है, एक्टिवेट ना, नहीं, कंटिन्यू टू ट्राई। तो उनका ये कहना है कि भाई इन पूंजीवादी जो शक्तियां आपस में टकराएंगी और उसने एक ऑल यूरोपीय युद्ध का रूप ले लेगा। तो जब ऑल यूरोपीय युद्ध का रूप लेगा वो पूंजीवाद का संकट होगा, युद्ध पूंजीवाद का संकट होगा, और उसी में मौका निकालकर आप लोगों को, वर्कर्स को, जो सर्वहारा वर्ग है उसको सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर देनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता, आपको याद होगा मैंने कार्ल मार्क्स में आपको एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल की चर्चा की थी, याद होगा आपको? तो जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल की चर्चा की थी वह पहला सोशलिस्ट इंटरनेशनल कार्ल मार्क्स ने बनाया था, 1664 में वो बना था, 1864 में बना था, लेकिन 1900 तक वो समाप्त हो गया था। तो 1900 में जो दूसरा सोशलिस्ट इंटरनेशनल है उसको लेनिन ने संगठित किया था, और समय समय पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल की बैठक होती थी, उसमें दुनिया भर के कम्युनिस्ट के नेता भी आते थे, मार्क्सिस्ट वाले और सोशलिस्ट वाले। सोशलिस्ट और मार्क्सिज्म में क्या अंतर है मैं आपको समझा चुका हूं कि अरे सोशलिज्म में सारे चिंतक आ जाते हैं, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वो भी आ जाते हैं, जो प्रजातांत्रिक माध्यम से सुधार चाहते हैं, तो सभी आ जाते हैं सोशलिस्ट में, और मार्क्सिस्ट में वही आते हैं जो हिंसक क्रांति की बात करते हैं। तो इनमें से जो बहुत सारे थे उनका सोशलिस्ट लीडर्स वो भी इकट्ठे होते थे। तो उसमें जर्मनी में स्टुटगार्ट एक जगह है जहां पर मैडम कामा ने इंडिया का फ्लैग फहराया था। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होगे या पीटी वाले में पढ़ोगे, मैडम कामा ने इंडिया का फ्लैग फहराया था स्टुटगार्ट कांग्रेस में। तो जब वहां पर जब इकट्ठे हुए, मतलब सोशलिस्ट इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो वहां पर एक विचार का मुद्दा यह था कि धीरे धीरे यूरोप प्रथम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। तो मुद्दा यह था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो सर्वहारा वर्ग को क्या करना चाहिए। तब यहां पर लेनिन का कहना था, और बाकी जो
समाजवादी थे इस पर कंफ्यूज थे। लेनिन ने कहा कि देखिए कि इसमें यह मुद्दा था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करना चाहिए। तो लेनिन ने उसका समाधान दिया कि देखिए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रवाद की रौ में नहीं बहना चाहिए और उसे वक्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिसी समय युद्ध आरंभ होगा उसकी जो बुर्जुआ सरकार है, जो उसकी सरकार है, वो बुर्जुआ यानी पूंजीवादी पतियों की सरकार, वो कमजोर हो जाएगी। तो उसको अगर वो राष्ट्रवाद की रौ में बह जाएगा तो सरकार के साथ हो जाएगा। वो राष्ट्रवाद की रौ से अपने आप को दूर रखिए और सीधी हमला करे सत्ता पर, सत्ता पर कब्जा कर ले, सरभरा की तानाशाही स्थापित कर दे। यही तय हुआ। और जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लेनिन देखकर चकित रह गया। जो ये समाजवादी पार्टियां थीं वो राष्ट्रवाद की रौ में बह गई और वे अपने सरकार के साथ मिलकर युद्ध प्रयास के लिए वोटिंग करने लगी, सरकार का साथ देने लगी। तो लेनिन ने कहा कि देखिए, ये भेड़ की खाल में भेड़िया थे, हमें इनकी पहचान नहीं हो पाई। और उसी समय से लेनिन ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अलग हो गया। 1920 में लेनिन ने पहला कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया है, क्योंकि सोशलिस्टों से लेनिन अलग हो गया। उसको लगा कि नहीं, ये पूंजीपति ही हैं, ये समाजवादी होने का नाटक कर रहे थे। इसलिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच उसी समय उस प्रथम विश्व युद्ध में जो सोशलिस्ट पार्टी का रोल रहा, इसी कारण से दोनों में दरार आ गई। तो लेनिन की रणनीति उसमें अलग थी। अब लेनिन उस समय राष्ट्रवाद की रौ में नहीं बहा और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था रूस में, तो उसी का फायदा उठाकर उसने बोल्शेविक उस पार्टी का नाम था, रूस में पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। तो इतना पहले आप लोग ये श्योर करो कि इतना क्लियर हुआ आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जरा सा अंकुर जरा पूछिए इनसे। वैष्णवी पूछ रही हैं, लेनिन भी मार्क्सवादी था क्या? वैष्णवी पूछ रहे हैं कि लेनिन भी मार्क्सवादी था। वैष्णवी, मैं आपके क्वेश्चन पर हंसू या रोऊं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछ रहे हैं कि लेनिन भी मार्क्सवादी था। अरे लेनिन तो मार्क्स का राइट हैंड, मतलब राइट हैंड का मतलब है कि मार्क्स के विचार को दुनिया में अगर व्यावहारिकता का जामा पहनाया तो लेनिन था। मार्क्स से कम लोकप्रियता लेनिन को नहीं मिली है। आप अभी पूछ रहे हैं क्या लेनिन भी मार्क्सवादी था? यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय। और कुछ? तो ये हुआ उसके। अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने जहां आपको शुरू किया हूं बताया है कि 1789 का वर्ष और 1917 के वर्ष, यह दोनों वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1789 के वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई और 1917 के वर्ष में रूस की क्रांति हुई, और दोनों एक दूसरे की कड़ी है। फ्रांस की क्रांति के विषय में डेविड थॉमसन ने कहा था कि फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों का जवाब थी जो 1789 से पहले यूरोप के समक्ष उपस्थित थी, और फ्रांस की क्रांति में जो प्रश्न अनुत्तरित रह गया, जिसका जवाब नहीं दिया गया, उसका जवाब देने के लिए रूस की क्रांति आई। तो जो 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति है, वह फ्रांस की क्रांति के उस अनुत्तरित प्रश्न का जवाब है। अनुत्तरित प्रश्न यह है, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के संबंधों की समस्या।
जैसे वो अनुत्तरित प्रश्न यह है जिसको हम कहेंगे मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के संबंधों की समस्या, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब ये बताओ कि तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता रूस की क्रांति में पहला मुद्दा मैं क्या उठाना चाहता। पहला मुद्दा मैं उठाना चाहता कि ये क्रांति में दो चरण आपको, मतलब इस क्रांति में आपको दो क्रांति देखने को मिलती है। एक क्रांति देखने को मिलती है मार्च 1917 और दूसरा अक्टूबर 1917। तो विचार का विषय यह है कि ये दो पृथक क्रांतियां थीं या एक ही क्रांति के दो चरण थे। तो मैं एक सवाल कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले, अगर ये दो पृथक क्रांतियां हैं तो पॉइंट 1 और एक क्रांति के दो चरण थे तो पॉइंट 2। तो आप लोग जरा टाइप करके अंकुर के माध्यम से मुझे बताइए, अगर पॉइंट 1 तो ये दो क्रांतियां थी और पॉइंट 2 एक क्रांति के दो चरण थे। अब आप लोग टाइप करके बताइए कि आप दोनों में से किसको सिलेक्ट कर रहे हो, कि दो क्रांतियों का मेल कहें इन्हें या एक क्रांति के दो चरण। यस, एक क्रांति के दो चरण, यू आर राइट। तो इसमें मार्च क्रांति पहला चरण। अब देखो, अब सोच के देखिए, जैसे फ्रांस की क्रांति घटित हुई और फ्रांस की क्रांति ने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के संबंधों की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया, परंतु सुलझा नहीं पाया। लेकिन समस्या तो वहां आई और जैकोबियन शासन ने उस क्रांति को बहुत आगे बढ़ा दिया। अगर यह क्रांति मार्च तक ही रुक गई होती तो ये फ्रांस की क्रांति के बराबर भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में कम से कम जैकोबियन वर्ग ने तो बहुत सारे सुधार किए। तो इसलिए मार्च क्रांति अपने आप में पर्याप्त नहीं था। जो इसकी अक्टूबर क्रांति थी वही वास्तविक क्रांति थी, क्योंकि इसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। जिस बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया में पहला साम्यवादी सरकार स्थापित होगी रूस में, इसलिए यह क्रांति ही सबसे निर्णायक है। तो अब रूस की क्रांति में पहले हम कारणों पर विचार करेंगे। तो कारणों में एक कारण राजनीतिक है, जो राजतंत्रवाद निरंकुशता कह सकते हो। ये राजतंत्रवादी निरंकुशता क्या कारण है, देखिए। जैसे 1917 में जो रूसी राजतंत्र की स्थिति थी वह 1789 की फ्रांसीसी राजतंत्र से भी बदतर थी। 1789 में फ्रांस का राजतंत्र जितना निरंकुश था, 1917 का रूसी राजतंत्र उससे भी ज्यादा निरंकुश था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 शताब्दियों और 3 शताब्दियों में पश्चिमी यूरोप परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरा था, लेकिन रूस उससे लगभग अछूता रह गया। तो वैसे भी रूस में तुम देखोगे निरंकुशता की एक लंबी परंपरा रही है। ये जार शासक है, रोमनाव वंश के, वो निरंकुश हैं। बाद में जब कम्युनिस्ट सरकार आएगी तो भी कम्युनिस्ट कम रह जाएगी, ऑटोक्रेटिक या निरंकुश ज्यादा हो जाएगी। और जब कम्युनिस्ट सरकार जाएगी तो बाद में जो रूसी सरकार है व्लादिमीर पुतिन, वो देखो कितना निरंकुश है। तो निरंकुशता तो रूस की राजनीतिक संस्कृति में ही निहित है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1905 से पहले 1905 में रूस में एक क्रांति हुई है। तो 1905 की क्रांति से पहले रूस में कोई भी प्रतिनिधित्वक संस्था नहीं थी, मतलब कोई भी पार्लियामेंट टाइप की चीज नहीं थी। जबकि पश्चिमी यूरोप में निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र बहुत पहले बन चुका था, कुछ गणतंत्र भी बन चुका था। तो पश्चिमी यूरोप परिवर्तनों की इतनी प्रक्रियाओं से गुजर चुका था, लेकिन रूस में कोई प्रतिनिधित्वक संस्था 1905 से पहले नहीं थी। 1905 की क्रांति के बाद पहली प्रतिनिधित्वक संस्था या पहले पार्लियामेंट के रूप में ड्यूमा का गठन हुआ। ड्यूमा, और वह भी जो ड्यूमा थी वो उसको रूसी राजतंत्र ने क्रांतिकारियों के दबाव में गठित तो अवश्य किया, लेकिन जिस समय क्रांति की शक्ति कमजोर हुई उस ड्यूमा को दबाकर उसकी सारी शक्ति छीन ली राजतंत्र ने। तो एक तरह से राजनीतिक कारक के रूप में आप इसको देख लो। दूसरा तुम देख तो सामाजिक विभाजन।
अब ये सामाजिक विभाजन का क्या मामला है? तो हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि रूसी समाज एक बिल्कुल ही विभाजित समाज था। ऊपर के स्तर पर कुलीन थे और निचले स्तर पर जनसामान्य थे। उनमें एक अच्छी खासी संख्या दासों की थी। मध्य वर्ग लगभग अनुपस्थित था और जो दास थे उनकी स्थिति खराब थी। तो एक रूसी शासक हुआ जिसका नाम है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने पहली बार यह काम किया। उसने 1861 में दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन दास व्यवस्था को समाप्त करने से दासों की स्थिति सुधरी नहीं बल्कि उल्टा और खराब हो गई। कारण क्या है कि आप दास व्यवस्था में सुधार कर देते हो तो आप दास को, जैसे आप पहले दास के स्वामी हैं तो कम से कम दास की आवश्यकता की सामग्रियां भोजन और वस्त्र तो देते थे। तो आपने अगर दासों को मुक्त किया तो उनको भूमि का पुनर्वितरण भी करिए। कुछ भूमि को पुनर्वितरित करके कुछ भूमि दीजिए ताकि वह स्वावलंबी बन सके। तो वो भूमि का पुनर्वितरण नहीं हुआ तो दास स्वतंत्र होने के बाद भी क्या करेंगे, भूखमरी के शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं वो उनके सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था में दोष थी। अब देखते हो आर्थिक। आर्थिक में देखो, एक पहले देख लो कृषि और दूसरा देख लो औद्योगिकरण। एक है कृषि सुधार और दूसरा है औद्योगिकरण। अब कृषि सुधार में क्या है कि आप जब मेरा मैटर पढ़ोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय एक कृषि विशेषज्ञ था जिसका नाम था स्टॉपलिन। तो स्टॉपलिन ने कृषि सुधार के लिए कदम उठाया। ये तो बहुत अच्छी बात थी, कृषि सुधार हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन अगर उनके कृषि सुधार का उद्देश्य आम किसानों की दशा को सुधारना होता तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन नहीं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है धनी किसानों के एक ऐसे वर्ग को जन्म देना जो धनी किसान का यह वर्ग एक तरफ बाजार की भूमिका निभाए। बाजार की भूमिका से मतलब है कि औद्योगिक वस्तुओं की खरीदारी करे, और दूसरा कि अगर एक धनी किसान होगा तो कहीं ना कहीं रूस में वो स्टेबिलिटी लाएगा, रूस में कहीं ना कहीं अस्थायित्व लाएगा। क्योंकि धनी किसान होते हैं वो क्रांति वगैरह से बचते हैं। तो ये उद्देश्य है। तो निर्धन किसान तो उससे वंचित ही रहे। अब आइए औद्योगिकरण पर। तो औद्योगिकरण की दो सीमाएं आपको दिखेगी। देखो, औद्योगिकरण हो तो रहा है लेकिन राज्य के निरीक्षण में, मतलब राज्य के नियंत्रण में हो रहा है। तो एक कोई स्वतंत्र मध्य वर्ग को जन्म नहीं दे सका। अब आप पूछेंगे अगर स्वतंत्र मध्य वर्ग होता तो क्या होता? तो वही होता जो फ्रांस में हुआ। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई तो निम्न वर्ग के हाथों में क्रांति क्यों नहीं पहुंच पाई? पहुंच भी पाई तो फिर वापस आ गई। अरे जैकोबिन के पास पहुंची लेकिन वापस आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सशक्त मध्य वर्ग था जिसने क्रांति को हाईजैक कर लिया। यहां पर वैसा कोई मध्य वर्ग है नहीं। तो मार्च क्रांति हुई और तुरंत वो क्रांति निम्न वर्ग के हाथों में चली जाएगी और बोल्शेविक क्रांति घटित हो जाएगी। तो एक तो ये हुआ। और दूसरा क्या था कि जो रूस का औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण में रूस तो बहुत देशों से, यूरोप के अन्य देशों से, कुछ अन्य देशों से पिछड़ा हुआ था। लेकिन रूस के औद्योगिकरण की विशेषता यह थी कि रूस के जो अधिकांश उद्योग थे कुछ खास क्षेत्रों में स्थापित थे। तो रूस के जो अधिकांश उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में स्थापित थे तो उन क्षेत्रों में श्रमिकों की आवाजाही, आना जाना ज्यादा होता था। तो श्रमिकों में तेजी से वर्गीय चेतना आई, और तेजी से वर्गीय चेतना आई अर्थात श्रमिकों का सर्वहाराकरण बड़ी ही तेजी से हुआ। उनमें एक क्रांति की तरफ रुझान बढ़ा। ये आपका औद्योगिकरण हो गया। अब इसी सिलसिले में बताऊंगा कि चूंकि अब मजदूरों में ज्यादा क्रांति की चेतना विकसित हुई तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो श्रमिक हैं वो अब वहां पर उसी में राजनीतिक दलों का गठन हुआ। तो कुछ राजनीतिक दल बनने लगे। तो एक राजनीतिक दल बना, उसको कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1895 में ही बना था। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये मजदूरों की पार्टी थी। एक दूसरी पार्टी भी गठित हुई जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी।
ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी किसकी पार्टी थी? तो किसानों की पार्टी थी। अब देखो, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भी तुम भूल जाओ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी भूल जाओ, तुम भूल जाओ, कुल ध्यान रखो कि 1903 में, मतलब 20वीं सदी के आरंभ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो फैक्शन, मतलब दो पार्टियों में बट गई, क्योंकि दोनों में साधन और अनुशासन के मुद्दे पर विभाजन हो गया। मतलब उन दोनों में ये मत तक नहीं हो पा रहा था क्रांति कैसे होगी, क्रांति का संचालन कैसे होगा। तो ये पार्टी अंत में दो भाग में बट गई। तो एक मतलब दो पार्टियों में बट गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक कहलाई बोल्शेविक और दूसरी कहलाई मेंशेविक। तो एक बोल्शेविक पार्टी बन गई, दूसरी मेंशेविक पार्टी बन गई। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी उसी का नेता लेनिन था। मेंशेविक पार्टी थोड़ी नरम थी और बोल्शेविक पार्टी थोड़ी गर्म थी, वो ज्यादा आक्रामक उसका रुख था। तो ये दो पार्टी बन गई। अब 2 पॉइंट आपको मैं और बता दूं तो बस हो जाएगा। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि 1905 की क्रांति। अब 1905 में क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी? और असंतोष तो पहले से ही चला आ रहा था, आप देख रहे हो। अब 1905 में ये 1905 का वर्ष रूस के लिए अपमान का वर्ष था। अब बताइए, उतना विशाल काय देश रूस एक छोटा सा पिग्मी राष्ट्र जापान के हाथों पिट गया। तो भाई अब रूस के लोगों को लगने लगा कि ये शासक किसी काम का नहीं है, ना तो हम लोगों को अच्छी जिंदगी दे सका और न अपने देश की इज्जत बचा सका। तो उसके विरुद्ध असंतोष और भी उमड़ने लगा। और इसी क्रम में जो मतलब कुछ किसान थे, जो किसान लोग भी बहुत पीड़ित थे, उन पर टैक्स का बहुत ज्यादा अधिभार था। तो कुछ किसानों का एक समूह था, अपना एक प्रतिनिधियों के साथ, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, वो उनका जो किंग कौन है? तो रोमनाव वंश का शासक उसमें जार निकोलस द्वितीय है। जार निकोलस, वही निक्की और विन्नी जो मैंने आपको समझाया था, याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। विलियम कैसर है, वो जर्मनी का शासक है, उसको विलियम कैसर बोलते हैं। इसका नाम है जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस फर्स्ट पहले हुआ था, ये द्वितीय। तो जार निकोलस जो द्वितीय है वो शासक है। तो यही मतलब उसका विंटर पैलेस है, मतलब शरद ऋतु में किसी खास पैलेस में रहता है। वहीं पर किसानों के प्रतिनिधि गए और चाहा कि हम प्रतिवेदन दें। तो उसका जो पैलेस गार्ड है उसने रोका। तो पैलेस गार्ड ने उसे रोका, तो मतलब ये लोगों ने जिद की कि नहीं, हम जाएंगे, हम प्रतिवेदन देंगे। तो इसी पर पैलेस गार्ड ने गोलियां छोड़ दी। उसमें कुछ किसान मर गए, उनके नेता मर गए। इसको ये रविवार के दिन घटना हुई थी, इसको खूनी रविवार या खूनी एतवार बोलते हैं। मतलब ब्लड, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लडी संडे। तो अब ये जंगल की आग की तरह समाचार फैल गया पूरे रूस में। 1905 की क्रांति हो गई, जगह जगह किसान उसमें बहुत उग्र हो गए। मैंने किसान ही मुख्य रूप से उसमें भूमिका निभाई। अब जार निकोलस द्वितीय को लगा कि भाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले वो झुक गया और झुककर उसने एक पहली प्रतिनिधात्मक संस्था, माने रूस का वो पहला पार्लियामेंट था, ड्यूमा का गठन किया। ड्यूमा का गठन किया और कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। लेकिन देखा, और वो बहुत अवसरवादी कदम उठाया। देखा कि जिस समय क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, उसने फायदा उठाकर ड्यूमा की दी गई शक्ति को वापस ले लिया और ड्यूमा को दबा दिया। ड्यूमा थी लेकिन उसकी शक्ति अब बहुत कम हो गई थी। तो 1905 की क्रांति कुल मिलाकर विफल ही हुई। अब हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध पर। जैसे देखो, प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका पर देखिए। अब रूस की क्रांति के लिए प्रथम विश्व युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि मानी जाती है कि देखिए, जैसे 1905 की क्रांति के बाद कुछ रूसी शासक ने भी सबक सीखा था, और उससे पहले स्टॉपलिन ने कृषि सुधार पहले ही शुरू कर दिए थे। उधर सर्जे विट्टे के अधीन औद्योगिकरण के लिए प्रयास हो रहा था। तो कुछ कुछ सुधार की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, और संभव था कि सुधार हो जाता और लोग क्रांति से हट जाते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने वह स्थिति पैदा कर दी जिससे
रूस की क्रांति अवश्यंभावी हो गई, मतलब आवश्यक हो गई। देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या गलतियां हुई उस पर गौर करना। पहली गलती यह हुई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय कोई भी सरकार, अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने हिस्सा लिया, आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ रूस शामिल हुआ। मैं प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति आपको बता ही चुका हूं। तो शामिल हुआ, तो कोई भी सरकार जब इतनी बड़े युद्ध में जाती है तो उससे पहले एक आर्थिक योजना बनाती है कि किस तरह से हम सप्लाई लाइन समझते हैं, मतलब उसको कहते हैं आपूर्ति को हम मजबूत रखेंगे, क्योंकि कैसे वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी बाजार में। तो सप्लाई लाइन को मजबूत करना चाहता है। लेकिन यह एक ऐसी सरकार थी जिसने बिना किसी आर्थिक योजना के, देखो वैसे भी रूस में थोड़ा वस्तुओं की कमी थी, और वस्तुओं की कमी होने का कारण था कि रूस के औद्योगिकरण की विशेषता थी। जैसे रूस में जो औद्योगिकरण हुआ, तो मुख्य रूप से रूस की सरकार ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तो उपभोक्ता संबंधी उद्योग वैसे भी वहां कम थे, तो उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों की कमी पहले से भी थी, और युद्ध में अब जाने लगे तो बिना कोई योजना नहीं बनाई, तो वस्तुओं की जो सामग्रियों का अभाव हो गया, और सामग्रियों का अभाव हुआ तो उसने फिर दूसरी गलती कर डाली। अब दूसरी गलती क्या की कि चूंकि सामग्रियों का अभाव हो गया, तो उसने अब उसको, और जैसे आपके मार्केट में अगर गुड्स की कमी हो, तो आप देखते हो कि जब बाजार में स्कार्सिटी होती है और मांग बढ़ जाती है, तो आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, ये देखते हो। तो अगर आपके बाजार में अगर वस्तुओं की उपलब्धता कम है, मांग ज्यादा है, तो आप मुद्रा को कम करोगे, क्योंकि अगर वस्तुओं की सप्लाई नहीं और मांग ज्यादा है तो उसको कहते हैं सप्लाई पुश्ड इन्फ्लेशन। लेकिन अगर वस्तु की कमी है तो आप सप्लाई पुश्ड इन्फ्लेशन कहते हो। और अगर आप दूसरी गलती कर देते हो कि और बाजार में मुद्रा जारी कर देते हो, तो क्या होगा? रूस की सरकार ने वही कर दी। एक तो ऑलरेडी बाजार में वस्तुओं की कमी है, डिमांड ज्यादा है, और उसने और भी पैसे छाप दिए, तो डिमांड और बढ़ गया, तो और स्कार्सिटी ऑफ गुड्स के कारण एकदम तबाही मच गई, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, मूल्य वृद्धि की समस्या है। दूसरी बात क्या है कि जैसे युद्ध का एक टैक्टिक्स होता है, उस युद्ध के टैक्टिक्स को अंग्रेजी में, उसको हिंदी में भी उसका यूज होता है, उसको देखो बोलते हैं स्कॉच द अर्थ पॉलिसी, ऐसे लिखते हैं, स्कॉच द अर्थ पॉलिसी। वैसे हिंदी में कई बार इसको उच्चारित, हिंदी में कई बार इसके लिए एक हिंदी शब्द आता है जो बहुत क्लियर नहीं, इसलिए स्कॉच द अर्थ पॉलिसी में मैं लिखता हूं आत्मघाती नीति। इसमें क्या होता है कि शत्रु पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले आप अपना नुकसान पहुंचाते हो। जैसे शत्रु की सेना आपकी तरफ आगे बढ़ रही है आक्रामक वे में, तो आप तालाब में, कुएं में जहर डाल देते हो, आप अनाजों को जला देते हो, घर को जला देते हो, ताकि दुष्शत्रुओं के हाथ कुछ ना आए और शत्रु की सेना हताश हो जाए। और वही नेपोलियन के अगेंस्ट में यही पद्धति जार अलेक्जेंडर प्रथम ने अपनाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन जो हारा था उस वॉर में, अब शायद आप लोगों को याद हो या भूल गए हो, आई डोंट नो। तो यही पद्धति जो स्कॉच द अर्थ पॉलिसी अपनाई, तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि बहुत रूसी लोगों को बहुत नुकसान हुआ, उनके बहुत सारी सामग्रियां नष्ट हो गई, तो असंतोष और भी बढ़ गया। फिर इसमें क्या हुआ कि रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसने युद्ध का कमान अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। तो इसलिए वह अपने दरबार से निकलकर चला गया बैटल फ्रंट पर। तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी जो जारीना थी, उसकी क्वीन, उस क्वीन का एक गुरु हुआ करता था, उसका धार्मिक गुरु, उसका नाम था रासपुटिन, शायद नाम तो लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में कहा जाता था कि रासपुटिन वैसे भी बहुत ही कुत्सित विचारों का था और उसने जारीना पर काफी प्रभाव डाल रखा था। तो जारीना और उसका जो गुरु था रासपुटिन, उस रासपुटिन ने, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय दरबार में नहीं था, तो इन दोनों के द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र चलाए जाने लगे। उन षड्यंत्र के कारण जो राजतंत्र की प्रतिष्ठा है या जार निकोलस द्वितीय की प्रतिष्ठा और भी धूमिल होती चली गई। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध ने इसको अवश्यंभावी बना दिया। तो अब ये हो गए आपके कारण। अब तात्कालिक कारण क्या हुआ कि
वस्तुओं की स्कार्सिटी है, लोगों को सामग्रियां नहीं मिल पा रही, और सबसे पीड़ित इसमें होते हैं निर्धन लोग। तो मजदूर लोग काफी पीड़ित हैं। एक जगह है पेट्रोग्राड, अब उसको स्टालिनग्राड कहा जाता है। तो पेट्रोग्राड एक जगह है, तो पेट्रोग्राड की सड़कों पर 4 लाख मजदूर इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन करने लगे सरकार के अगेंस्ट में। अब जो जार निकोलस द्वितीय की सरकार थी, उसने आर्मी भेजी, कहा आर्मी को कि भाई आप भीड़ को तितर बितर करो, आवश्यक समझते हो तो गोली चलाओ। भीड़ तितर बितर नहीं हुई, तो आर्मी को कहा गया गोली चलाओ। तब तक आर्मी की सहानुभूति मजदूरों के साथ हो गई, और उल्टा सोल्जर्स मजदूरों के साथ मिल गए, और मिलकर उन्होंने यहां पर एक सोवियत का, पेट्रोग्राड सोवियत का गठन कर लिया, एक संगठन बना लिया। मतलब कि उन्होंने राजकीय आदेश को नहीं माना, मजदूरों पर गोली नहीं चलाई, इसका मतलब क्रांति घटित हो गई। अतः मार्च के मध्य में जार निकोलस द्वितीय की सरकार का पतन हो गया, और उसे अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। बाद में तो पूरे परिवार समेत उसकी हत्या हो गई। अब ये घटना हुई। इसके बाद आता है चरण, उसको कहते हैं अप्रैल 1917 में, क्योंकि अब ये तो हो गया, चलो जार निकोलस द्वितीय की सरकार गिर गई, तो अब सरकार किसके हाथ में आएगी? तो पहली सरकार जो गठित हुई वो बुर्जुआ सरकार। बुर्जुआ तो आप जानते हो पूंजीपति या मध्य वर्ग को बोलते हैं। तो ये लुवाब इसका हेड बना, सरकार का प्रधानमंत्री, और लुवाब के अधीन एक बुर्जुआ सरकार अप्रैल में गठित हुई। लेकिन देखो, ये सब सरकार अस्थायित्व रूस में नहीं ला सकती थी, क्योंकि लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा रूस में की थी वो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता थी। यह स्वतंत्रता यह सरकार नहीं दे सकती थी, और 2 ऐसे मुद्दे थे जिसका सॉल्यूशन इस सरकार के पास नहीं था, बल्कि आगे की भी सरकार के पास नहीं होगा। एक था लैंड का मुद्दा। लैंड का मुद्दा क्या था, मैं आपको बता दूं, मेंटली अलर्ट हो। लैंड का मुद्दा यह था कि जो सामंत कुलीन थे, तो जो क्रांति जब शुरू हुई थी तो कुलीनों के जमीन पर किसानों ने हमला करके उसकी जमीन भूमि पर कब्जा कर लिया था, और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो एक चुनौती यह थी कि उस जमीन का क्या किया जाए, किसानों के अंतर्गत रहने दिया जाए, एक ये मुद्दा था भूमि का। और दूसरा मुद्दा था युद्ध का। एक भूमि का मुद्दा था और दूसरा मुद्दा था युद्ध का। युद्ध का मुद्दा यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आरंभ किया गया था जार निकोलस द्वितीय की सरकार के द्वारा, लेकिन मित्र राष्ट्रों से संधि हुई रूस की पड़ी थी, आपको याद होना चाहिए। तो रूस की मित्र राष्ट्रों के साथ संधि हुई पड़ी थी। तो अब सवाल यह था कि अब जो सरकार तो गई जार निकोलस द्वितीय की, तो अब जो नई सरकार आएगी वो प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखे या प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाए। तो इस पर लुबाब की सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकी। अंत में जुलाई में इस सरकार का पतन हो गया, और जुलाई में एक नरम समाजवादी दल की सरकार करेंस्की के अंतर्गत, करेंस्की, यही करेंस्की नाम है, मैटर नहीं मैंने दिया हुआ है। ये करेंस्की कौन था? तो मेंशेविक पार्टी का था। नरम समाजवादी का मतलब है कि वर्ग संघर्ष को ये मानता था, परंतु हिंसक क्रांति को नहीं। मतलब चाहता था कि समाजवादी रूपांतरण हो शांतिपूर्ण, मतलब शांतिपूर्ण तरीके का मतलब है कि मतलब धीरे धीरे क्रमिक रूप से हो, राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हो, मतलब कोई हिंसक क्रांति के माध्यम से नहीं। ये नरम समाजवादी इसलिए कहा गया। तो करेंस्की की सरकार जुलाई में गठित हुई। अब ये सरकार भी रूसी लोगों की आकांक्षा को नहीं पूरा कर सकी। अब यही समय है जब धीरे धीरे लेनिन की लोकप्रियता बढ़ने लगेगी, और जो अक्टूबर क्रांति होगी उसमें लेनिन के अधीन बोल्शेविक पार्टी सत्ता ग्रहण करेगा। तो पहले इतना आप एश्योर कर दीजिए अंकुर के पास कि इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास 7-8 मिनट है, सो प्लीज गिव मी द हिंट। ओके है। तो अब देखिए, अब लेनिन की चर्चा करते हैं। एक पार्टी जो मैंने कहा था कि जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो 2 पार्ट में बटी थी। एक थी मेंशेविक और दूसरी थी बोल्शेविक।
तो ये बोल्शेविक पार्टी है, ऐसे ही एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी का नाम है बोल्शेविक, तो उस नाम को याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत करना। तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसी का नेता का नाम था व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए जो लेनिन है यह पहले एक्टिव था, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी खतरनाक थी, क्योंकि यह हिंसक क्रांति, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आदि की बात करता था। तो जब जार निकोलस द्वितीय की सरकार था, उसी ने इसको देश से निकाला किया हुआ था, निर्वासित किया हुआ था। इसने जर्मनी में शरण ली हुई थी, और जर्मनी में जो जार निकोलस द्वितीय की सरकार थी उसी ने इसको संरक्षण दिया हुआ था। सॉरी, जर्मनी में विलियम कैसर की जो सरकार थी, विलियम कैसर की सरकार थी, उसने इसको संरक्षण दिया हुआ था। विलियम कैसर से उसको ताल्लुकात थे। तो जब क्रांति हुई तो अप्रैल में ही, मतलब जुलाई अप्रैल में ही पीछे उसने रूस जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि जर्मनी में निर्वासित जीवन जी रहा था। तो विलियम कैसर ने उससे सहायता की रूस पहुंचने में, क्योंकि विलियम कैसर को भी इसमें स्वार्थ था। विलियम कैसर को लगता था कि अगर यह रूस जाएगा तो यह वहां पर डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब वहां पर क्रांति लाएगा, उथल पुथल मचाएगा। तो उस उथल पुथल के कारण जो रूस है उसका युद्ध प्रयास कमजोर हो जाएगा, और जब रूस का युद्ध प्रयास कमजोर हो जाएगा तो उसका फायदा जर्मनी को मिलेगा। तो उसने जानबूझकर उसे भड़काया या प्रोत्साहन दिया कि ठीक है आप जाइए, और एक जर्मन मालगाड़ी में बैठकर रूस की सीमा में घुस गया। रूस की सीमा में आने के बाद उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, चूंकि बड़ा ही व्यावहारिक बुद्धि अपनाई। उसने 3 नारा दिया, लैंड, पीस एंड ब्रेड। भूमि कौन? तो वही मैंने कहा, आप याद करिए, जमींदारों की भूमि पर किसानों ने कब्जा कर रखा था। तो मुख्य चुनौती यह थी कि यह भूमि जमींदारों को लौटा दी जाए। सॉरी, जमींदारों को मुख्य थी कि इसको राज्य के अधीन कर लिया जाए। क्योंकि देखो, अब अभी एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि वैष्णवी ने कि क्या लेनिन मार्क्सवादी था। अरे मार्क्सवादी क्या था, नीचे से ऊपर वो मार्क्सवाद से लदा पड़ा था। मतलब मार्क्स का सबसे बड़ा भक्त था। मार्क्स ने सोचा मार्क्सवादी क्रांति लाने की बात, और लेनिन ने उसको वास्तविकता का जामा पहनाया, तो उसको सवाल ही नहीं है। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार उसे, जो मार्क्सवाद का सिद्धांत कहता था उसमें निजी संपत्ति के लिए जगह नहीं थी। मेंटली अलर्ट हो ना तुम लोग। तो उसमें क्या है कि जमींदारों की भूमि पर जो किसानों ने कब्जा किया हुआ था, तो कायदे के हिसाब से वह भूमि राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, और किसानों को सामूहिक रूप से खेती करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जगह नहीं है मार्क्सवाद में या साम्यवाद में, दोनों एक ही है। लेकिन लेनिन इसमें व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया। लेनिन ने कहा कि नहीं, मतलब बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 3 लाख है, किसानों की संख्या इतने मिलियंस है, तो मैं अल्पमत का विचार बहुमत पर नहीं थोप सकता। किसानों की निजी तौर पर भूमि बनी रहेगी उसके नियंत्रण में, क्योंकि उसको किसानों का सहयोग चाहिए था। अगर भूमि छीन लेता तो किसान का सहयोग नहीं मिलता, इसलिए किसानों को उसने आश्वासन दिया कि भूमि पर आपका स्वामित्व बना रहे। दूसरा है पीस का मतलब है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ना तो लुबाब की सरकार, ना ही तो इसका कहना था कि हम प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करेंगे, हम जर्मनी से समझौता करेंगे। क्योंकि उसका कहना था कि जर्मन जनता युद्ध प्रयास का बोझ वहन करते करते, रूसी जनता, रूसी लोग इस युद्ध के खर्च का वहन करते करते परेशान है। एक तरफ रूस में गरीबी और भूखमरी है, दूसरी तरफ रूस इस युद्ध को ढो रहा है, जो युद्ध पूंजीपतियों के द्वारा आरंभ किया गया है, उससे समाजवादियों को कोई लेना देना नहीं है। तो हम जर्मनी से शांति कायम करेंगे। और तीसरा कहा कि हम प्रत्येक मुख तक हम रोटी पहुंचाएंगे। इस कारण से उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। अब तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ी, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बड़ी ही व्यावहारिक रणनीति अपनाई।
व्यावहारिक रणनीति में लेनिन के विषय में कहा जाता था कि नेपोलियन की तरह वो उचित समय पर उचित निर्णय लेता था। जैसे आप मान लीजिए अप्रैल में जिस समय वो आया था रूस में, तो अप्रैल में ही, तो अप्रैल में लुबोव की सरकार गठित हुई, उसके बाद फिर करेंस्की की सरकार जुलाई में आई। तो ट्रोट्स्की उसका राइट हैंड था। ट्रोट्स्की आपको मैटर में मिलेगा। तो ट्रोट्स्की ने लेनिन को प्रपोजल दिया कि क्या हम अब सत्ता पर कब्जा करके बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर लें। तो लेनिन ने मना किया, अभी समय नहीं हुआ है, समय की प्रतीक्षा करो, जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे। और अक्टूबर में लेनिन ने ट्रोट्स्की को आदेश दिया कि अब समय आ गया है कि आप मतलब सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा कर लीजिए। तो उसकी व्यवहारिक रणनीति थी। तो अब लेनिन का टैक्टिक्स है, फिर लेनिन ने कब्जा करता है, फिर लेनिन क्या रूपांतरण लाता है रूस में, और फिर उसका जो उत्तराधिकारी है स्टालिन, वो स्टालिन कैसे साम्यवाद में परिवर्तन लाता है। तो आप आगे देखोगे कि मार्क्स ने जो घोषणा की थी या मार्क्स का विचार है, उससे लेनिन और स्टालिन बहुत हद तक हट जाता है। ये सब चीजें समझने की है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सोवियत रूस का विघटन होगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या इसके लिए मार्क्स को उत्तरदायी मानना उचित होगा, क्योंकि मार्क्स के विचारों से लेनिन और स्टालिन का विचार तो कहीं अलग है। तो रूस में जो मॉडल कायम हुआ वो कार्ल मार्क्स के विचार के अनुकूल कहाँ रहा। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो अभी तो इसमें टाइम लगेगा, कल इसमें लेनिन और स्टालिन मुझे दोनों करना है। और लेकिन मैं मैटर कल आपको विश्व आर्थिक मंदी, अंकुर ध्यान रखना 2029-30 की विश्व आर्थिक मंदी वाला जो मैटर अगला टॉपिक है वो मैं भेज दूंगा कल, चाहे हमारा रूस में ही टाइम क्यों लग जाए थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ लेना कम से कम। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का कॉजेज तो और उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है उतना बताने में तो मैं कामयाब रहूंगा। पहले देख लेते हैं इसको, फिर करते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस वर्क करिए। तो क्वेश्चन मैं डाल देता हूं और फिर मैं समाप्त करता हूं। क्वेश्चन ये है कि रूस की क्रांति के लिए, रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि, रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि, रूसी क्रांति, केवल रूसी क्रांति कर देते हैं। रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि पहले ही निर्मित हो रही थी, परंतु रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि पहले ही निर्मित हो रही थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध ने उसे अवश्यंभावी बना दिया। परीक्षण कीजिए। मतलब रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि पहले से ही निर्मित हो रही थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध ने उसे अवश्यंभावी बना दिया। यही आपका कल का प्रश्न है और साइज इसका देते हैं 150 शब्द। कल मिलते हैं। मैं विश्वास है कि आप लोग ट्राई करते रहो, चाहे जैसे भी लिखो लिखते रहो, और जो मैं मैटर भिजवाता हूं उसको जरूर पढ़ो। आज आप लोग रूसी क्रांति कल तक पढ़ के बिल्कुल तैयार रखना। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग, गुड नाइट।